बेईमानी से प्राप्त लाभ को अपने पास रखने की अनुमति दी गई। सैयद एक नुकीली टोपी लगाते थे, इसीलिए उन्हें कुल्ह दारुन के नाम से भी जाना जाता था। आप इसे भी जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आनुष्ठानिक नातेदारी विजयनगर शासन का प्रमाण चिन्ह था। विजयनगर शासकों ने निम्नलिखित में से किस एक देवस्थल की ओर से शासन करने का दावा किया था? तो वो थे विरूपाक्ष। विरूपाक्ष, ठीक है दोस्तों, एक भूमि होती थी कृष्णा नदी के दक्षिण में, उसी के स्वामी के रूप में जो संगम वंश था। ठीक है दोस्तों, संगम, सालो, तुलुब, अराविडु, यानी जो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए थे, उसके जो शासक होते थे वो विरूपाक्ष देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपना शासन चलाते थे। जैसे विजयनगर शासकों की विरूपाक्ष तथा पंपा देवी में श्रद्धा थी, उन्होंने स्वयं को विरूपाक्ष की ओर से शासन करने वाला कहा। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। हम्पी मतलब आज के कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का प्रथम नामक 2 भाइयों ने किया था। अपने पिता संगम की याद में या संगम के नाम पर उसने संगम वंश चलाया था। दोस्तों ये भी जानते रहिए। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ठीक है, चीजों को थोड़ा सा एनालिटिकल के साथ पढ़ने का प्रयास करिए दोस्तों, थोड़ा सा व्याख्यात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करिए। पहला कह रहा है मोहम्मद तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की थी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। आपको बताना उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यही बताना कि कितने कथन सही है। तो ये तो सही था दोस्तों, उसकी 5 योजनाओं में से 5 महत्वपूर्ण योजनाओं में से ये भी था, उसने राजधानी को स्थानांतरित किया था दिल्ली से दौलताबाद, और उसका नाम जो है दोस्तों क्या रखा था? देवगिरी रखा था। दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था, देवगिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद रखा था, ये भी सही है। और बर्नी के अनुसार देवगिरी को भौगोलिक महत्व के कारण राजधानी चुना गया था, यह भी सही है। तीसरा था इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली निवासियों ने सुल्तान के विरुद्ध कुछ निंदनीय पत्र लिखे थे, इसीलिए उन्हें सजा देने के उद्देश्य से नई राजधानी का चयन किया था। यह भी था कि दोस्तों कुछ लोग जो है दिल्ली का जो सुल्तान था तत्कालीन मोहम्मद बिन तुगलक, उससे गाली भरे पत्र लिखते थे, ऐसा इब्न बतूता इतिहासकार बताता है, जिससे सुल्तान बहुत खफा था और दिल्ली वासियों को दंड देना चाहता था, इसीलिए उसने दिल्ली से राजधानी देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो तीनों कथन सही है। तीनों कथन किसमें है दोस्तों? सी में है, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और उसे देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। इतिहासकार के अनुसार राजधानी परिवर्तन के निम्न कारण थे। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण दौलताबाद का साम्राज्य के केंद्र में स्थित होना था। बर्नी के अनुसार देवगिरी, जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार था, अनुसार देवगिरी को भौगोलिक महत्व के कारण राजधानी चुना गया था। ये तो जियाउद्दीन बर्नी बोलता है। इब्न बतूता क्या कहता है? कहता है, लिखता है कि दिल्ली निवासियों ने सुल्तान के विरुद्ध निंदनीय पत्र लिखे थे, इसलिए उनको सजा देने के उद्देश्य से आज्ञा दी गई कि सभी दिल्ली निवासी शहर छोड़कर पूर्व दूर देवगिरी को प्रस्थान करें। और तीसरा क्या था? इतिहासकार गार्डनर ब्राउन के अनुसार मंगोलों के आक्रमण के भय से राजधानी परिवर्तन किया था। अतः तीनों कथन सत्य थे। तीनों कथन क्यों सत्य थे हमने आपको यह भी बताने का प्रयास किया। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 8 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ठीक है, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराज्य के अधीन शासन किया था? संगम, सालू, तुलु, अराबिडु हमने आपको बताया था, यही थे। व्याख्या देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों ने 300 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। उनमें एक थे संगम वंश का कार्यकाल 1336 से 1485 था। सालू वंश का कार्यकाल 1485 से 1505 था। तुलु वंश का कार्यकाल 1505 से 1565 था। अराबिडु वंश का कार्यकाल 1570 से 1652 था। ये जानते रहिए दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखने का प्रयास करिए। कह रहा है, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब यानी 2 अर्ग पाई गई थी? वो था दोस्तों सुल्तान बलबन का जो मकबरा था उसी में। ठीक है दोस्तों, एक विशुद्ध रूप से इस्लामी पद्धति से बना मकबरा था। बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित भारत का पहला मकबरा था। इसी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति के मेहराब का निर्माण किया गया था। अतः विकल्प सी सही था। सी क्यों सही था हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है
क्या देखने का प्रयास करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टता क्लियर हो जाएंगी कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वही आपका आंसर कह रहा है। सरफकाई अलाउद्दीन क्या एक मंत्री था? सही है। और कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना। और गैसुद्दीन तुगलक के अधीन मुख्तिसों को यह चेतावनी दी गई कि वे अपने किसी भी अधिकारी के साथ उनके वेतन से अधिक और ऊपर ली गई छोटी राशि के लिए दुर्व्यवहार न करें, ये भी सही है। अरबी कृति मसालिक ई अबसार में मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन इक्ता प्रणाली की कार्य पद्धति का वर्णन है, ये भी सही है। मार्को पोलो ने दक्षिण भारत में तूतीकोरिन की मुक्ता मात्सई के बारे में उल्लेख नहीं किया है, किया था दोस्तों, यही गलत है। जो गलत है यही आपका आंसर है। व्याख्या देखिए, मार्को पोलो एक इटालियन यानी इटली का यात्री था जिसने दक्षिण भारत के पूर्वी तट मन्नार की खाड़ी को मुक्ता यानी मोती मात्सई के बारे में उल्लेख किया है। अतः कथन डी सही नहीं है, क्योंकि डी सही नहीं था, इसलिए सही नहीं था क्योंकि उसने कहा था कि नहीं किया था, जबकि किया था। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखने का प्रयास करते हैं, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टता क्लियर हो जाएंगे कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच चबूतरे को क्या कहा जाता था? लोटस महल, ठीक है, महानवमी, दिब्बासा, अब्रिपाक्ष और हजारा रामा। तो वो था दोस्तों हजारा रामा। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर देखने का प्रयास, वो था महानवमी दिव्या। ठीक है दोस्तों, महानवमी दिव्या, माफ करिएगा, महानवमी दिव्या। व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगे कि वास्तव में सारी चीजें थी क्या। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 11 का व्याख्या देखिए। महानवमी दिव्या एक वर्गाकार मंच था जिसे विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों, युद्ध, खेलों आदि देखने के लिए प्रयुक्त होता था, अतः विकल्प ए सही था। और लोटस महल विजयनगर साम्राज्य के शाही परिवारों की महिलाओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला एक पृथक क्षेत्र था, यह भी सही है। हजारा रामा विजयनगर काल में सरोवर के किनारे बनाया गया मंदिर था, यह भी सही है। हम्पी में अवस्थित विरूपाक्ष मंदिर अतीत के मंदिरों में से ऐसा मंदिर है जो कलाकारों के भाव से भरा है, यह भी सही था। तो जो कुछ थोड़ा सा व्याख्या था हमने आपको वो भी बताने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखने का प्रयास करें। हम हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष जिसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया, वह व्यक्ति कौन था? वो था कर्नल कर्नल कॉलिन मैकेंजी। तो व्याख्या देखिए, मैकेंजी को वर्ष 1800 में दक्षिण भारत का सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिन्होंने पहला प्रमाणिक जियोग्राफिकल मैप प्रस्तुत किया। इन्होंने हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष को प्रस्तुत किया था। विकल्प ए सही था। क्यों सही था हमने आपको यह भी बताने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टता क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए, विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक प्रहार किस युद्ध में? संघातिक मतलब संघ बना करके तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, जिसमें दक्षिण भारत की जो चारों मुस्लिम शक्तियां थी उन्होंने हमला किया था। उन चारों मुस्लिम शक्तियों में जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर था। जैसे रामराज के खिलाफ दक्षिण भारत के चारों मुस्लिम राज्यों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर ने मुस्लिम महासंघ का निर्माण कर 1565 में तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी के युद्ध में रामराय को परास्त किया था। विकल्प ये सही था। संघातिक मतलब संघ बना करके घात किए थे। ठीक है दोस्तों, इसी को जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था जिसमें विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन नंबर 14 देखने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है, राजा कृष्णदेवराय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वही आपको बताना कह रहा है। वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे, पहला तो सही है। विदेशी यात्री पायस और नूनी जो उनके दरबार में आए थे, यह भी सही है। और उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बाराबोसा ने उनकी प्रशंसा की थी, यह भी सही है। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्त्यालद की रचना संस्कृत में की, ये जो है दोस्तों क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी वाला सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो डी वाला सही नहीं है, जो सही नहीं है वही इनका आपका उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगे कि वास्तव में सारी चीजें ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों, व्याख्या कह रहा है, कृष्णदेवराय महान शासक एवं विद्वान थे। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कृष्णदेवराय महान शासक एवं विद्वान थे। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में आमुक्तमाल्यद
नामक पुस्तक की रचना की, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सामान्य राज्य व्यवस्था पर आधारित थी। इसके इसके अतिरिक्त 2 संस्कृत काव्य ग्रंथों की रचना की थी। अतः विकल्प ए सही है, जबकि विकल्प डी सही नहीं है। डोमिंगो पास तथा फर्नाओ नूनीज पुर्तगाली यात्री थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया है। अतः विकल्प बी भी सही है। कृष्णदेवराय के शासनकाल में एक अन्य पुर्तगाली यात्री बाराबोसा ने भी विजयनगर की यात्रा की। उन्होंने कृष्णदेवराय के श्रेष्ठ प्रशासन व धर्मनिरपेक्षता की प्रशंसा खुले शब्दों में की। अतः विकल्प सी भी सही है। तो विकल्प बी, ए, बी, सी क्यों सही था, हमने आपको यह भी बताने का प्रयास किया और थोड़ा सा व्याख्या भी आपके मध्य रखने का प्रयास किया। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर होती चली जाएंगी कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन ये सही है या है। ठीक है, कह रहा दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रणाली में कह रहा दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। पहला वाला तो जो है दोस्तों कह रहा है, ये तो पहला वाला तो सही, आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, ये नहीं दोस्तों, ये तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने अपनाया था। ठीक है, प्राचीन प्रणाली नहीं थी भारत की। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासन काल में अस्तित्व में आया था, नहीं दोस्तों, मीर बख्शी का पद मुगल काल में आया था। जबकि सैन्य प्रशासन का जो सुल्तानों के शासन में अस्तित्व में था, जो सैन्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है, वो दीवाने मामलिकात कहलाता था। ठीक है दोस्तों, तो पहला वाला सही है। पहला किसमें, ए में है, तो ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देखिए, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगे कि वास्तव में सारी चीजें ठीक है। कह दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। अतः कथन एक सही है। एकता प्राचीन देशी प्रणाली नहीं बल्कि यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विकसित संस्था थी। अतः कथन दूसरा गलत था। दूसरा क्यों गलत, हमने आपको बताया। भारत में सर्वप्रथम एकता मोहम्मद गौरी ने बांटी, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी का इक्तेदार बनाया, किंतु एकता को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। गौरतलब है कि एकता एक ऐसा भू क्षेत्र होता था जो सैनिक व असैनिक, यानी जो सैनिक अधिकारी होते थे उन्हें भी दिया जाता था, जो असैनिक अधिकारी होते थे उन्हें भी दिया जाता था। सैनिक अधिकारी मतलब जैसे अगर बात किया जाए, सबसे बड़ा जो सैनिक अधिकारी होता था, एक प्रकार से आज जिले का देखा जाए तो वह जो है जैसे एसपी हो गया, और असैनिक अधिकारी की तुलना में देखा जाए सबसे बड़ा अधिकारी जैसे डीएम हो गया। ठीक है, तो ये सैनिक और असैनिक अधिकारी एक प्रकार से हो गए। ठीक है, प्रशासनिक संचालन के लिए दिया जाता था। किसी भी अवस्था में इक्तेदार उस भूखंड के स्वामी नहीं हो सकते थे, वे तो केवल पैदावार की लगान के उपभोग के स्वामी हो सकते थे। बड़े इक्तेदारों को मुक्तावली व मालिक भी कहा जाता था। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासन काल में नहीं बल्कि मुगल काल में अस्तित्व में आया था। सल्तनत काल में दीवाने आरिज सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। अतः कथन तीसरा गलत था। तीसरा क्यों गलत था, हमने आपको ये भी बताने का प्रयास किया और थोड़ा सा व्याख्या कर डिटेल में भी आपको बताने का प्रयास किया। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगे कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था यानी कर व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और बताइए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है। जैसे भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, पहला वाला तो सही है दोस्तों। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, यह भी सही है। दोनों कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों किसमें, सी में है, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, कह रहा है विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के समय लगान का निर्धारण भूमि की उत्पादकता और उसकी स्थिति के अनुसार किया जाता था। भूमि से होने वाली पैदावार और उसकी किस्म व भू राजस्व के निर्माण का सबसे बड़ा आधार था। कारखानों के निजी स्वामी भी एक औद्योगिक कर देते थे। अतः दोनों कथन सही है। ठीक है दोस्तों, कृष्णदेवराय तुलु वंश का महान शासक था। वह आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियों से विभूषित था। उसने बंजर और गैर कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु विभिन्न प्रयास किए। साथ ही उसने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय कर को भी समाप्त कर दिया था। और कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। उसने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की। उसकी यह रचना तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक मानी जाती है। उसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। आप यह भी जानते रहिए। ठीक है दोस्तों,
अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखने का प्रयास करते हैं, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर हो जाएंगी कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। कह रहा है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन होते थे, तो बंजारे एक प्रकार से सामान्यतः व्यापारी होते थे दोस्तों, नमक के व्यापारी, इन्हें जानते रहिए। कह रहा है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः नमक के व्यापारी वर्ग से संबंधित थे। बंजारा, ठीक है, जिन्हें लंबाड़ी, बंजारा और गोरमाटी भी कहा जाता था, एक ऐसा समुदाय है जिसे आमतौर पर घुमंतू समुदाय के रूप में वर्णित किया जाता है, जो भारत के राजस्थान में पाए जाते हैं। अब ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए बंजारे पारंपरिक रूप से बैलों और नमक के आपूर्तिकर्ता व्यापारी माने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि बंजारा शब्द संस्कृत शब्द के वनचर से आया है, अर्थात वनों में विचरण करने वाला। लंबाड़ी या लामनी शब्द संस्कृत शब्द लवण से लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रमुख वस्तु थी इनका यह उसका समुदाय व्यापार करता था, अतः बंजारा मुख्य रूप से व्यापारी थे। इस समुदाय की महिलाएं कढ़ाई का कार्य भी करती थी, परंतु यह उनके जीवन यापन का स्रोत नहीं था। थोड़ा सा बंजारा के बारे में डिटेल में आपको बताया गया, ठीक है दोस्तों, इस क्लास में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किसे निरूपित करता है। अर्घट शब्द किसे निरूपित करता है, तो आप सभी लोग जानते हैं जो अर्घट शब्द भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र जो व्यवस्था होती थी उसी को अर्घट कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखिए, कर मध्यकालीन भारत में अर्घट कृषि भूमि की सिंचाई का एक तरीका था, यानी कृषि भूमि की सिंचाई का एक तरीका था। जैसे डोंग नहीं चलाया जाता है दोस्तों, दो तरफ दो देहातों में दौरी उरी बांध करके पानी उबहते हैं, उसी को प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की थी। तुर्कों के आने के बाद नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई, जैसे कागज, चरखा, लोहे की रकाब व अन्य उपकरण। मुगल सम्राट बाबर ने 2 भारतीय यंत्रों को सूचीबद्ध किया, जिनमें एक था समय की गणना करने वाला यंत्र व दूसरा सिंचाई का यंत्र। सिंचाई यंत्रों में 2 प्रकार के सिंचाई यंत्र का वर्णन मिलता है। पहला सकिया या अरहट या रहट के नाम से जाना जाता था तथा दूसरा ढेंकली के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बाबर से रिलेटेड था इसीलिए थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखने का प्रयास करते हैं, क्या कह रहा है, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर हो जाएंगी कि क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए मध्यकालीन भारतीय राज्य है, वर्तमान क्षेत्र आपको बताना है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही सुमेलित है। कह रहा है चंपक मध्य भारत में, ये तो गलत है। दुर्गर जम्मू कश्मीर है, ये सही है। कुलूत मालाबार में है, ये गलत है। तो केवल दूसरा सही सुमेलित है, दूसरा किसमें है, बी में है, तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, व्याख्या देखिए, दुर्गर राज्य जम्मू में स्थित था, किंतु चंपक व कुलूत क्रमशः मध्य भारत व मालाबार में अवस्थित नहीं थे, अतः केवल द्वितीय विकल्प सही सुमेलित था। और हिमालय की तलहटी में 9वीं शताब्दी में कुछ पहाड़ी राज्यों का उदय हुआ, आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध तथा मैदानों से लगातार छापों के बावजूद हाल के वर्षों तक इन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी। ऐसे राज्यों में चंपक, चंबा, दुर्गर, जम्मू, कुलूत, कुल्लू, त्रिगर्ता, जालंधर और कुमाऊं आदि प्रमुख थे। वर्तमान हिमाचल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में जिन राजवंशों का शासन रहा वे ऐतिहासिक ग्रंथों में पंजाब की पहाड़ी रियासतों के नाम से जाने गए। चंपक, चंबा भी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला पहाड़ी रियासतों में से एक रही है। कुलूत वर्तमान कुल्लू जिले का प्राचीन नाम था। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग ने उसका वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। पहाड़ी रियासतों में एक महत्वपूर्ण दुर्गर अथवा जम्मू रियासतों का वर्ग रखा गया। इसके अंतर्गत झेलम और रावी नदी के मध्य की रियासतें रखी गई थी। आप इसे भी जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल और ब्रीफ में था, इसीलिए हमने पूरा आपके मध्य रखने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तब देखते हैं चीजें और भी आपके मध्य रखते हैं, चीजें आसान होंगी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा है इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की थी। तो वो व्यक्ति था जो है दोस्तों हरिहर प्रथम।
हरिहर प्रथम, थोड़ा सा व्याख्या देखिए, चीजें अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। हरिहर प्रथम 1336 से 56 तक ने कृष्ण नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसने अपनी पहली राजधानी अनिगोंडी को बनाई, बाद में विजयनगर अपनी राजधानी बनाए। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है, इसे जानते रहिए। तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर विजयनगर शहर की स्थापना करने में हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का तथा गुरु विद्यारण और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा ली थी, ये भी जानते रहिए। हरिहर प्रथम 1336 से 56 भवन संगम का पुत्र था। भवन संगम का पुत्र था, इसीलिए अपने पिता संगम के नाम पर इसने अपने जो वंश स्थापित किया था, संगम वंश स्थापित किया था, इसे जानते रहिए। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का पुत्र था, जिसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। उसने स्वयं एक कन्नड़ भाषा में प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की, ये भी जानते रहिए। वीर भल्लाल द्वितीय होयसल वंश का एक प्रतापी शासक था, जिसने देवगिरी के यादवों, मदुरै के पांड, दक्षिण भारत के कलचुरी और पश्चिमी चालुक्य आदि पर जीत दर्ज किया था। ठीक है दोस्तों, वीर बल्लाल होयसल वंश का एक प्रतापी शासक था, जिसने देवगिरी के यादवों को हराया था, मदुरै के पांड्यों को हराया था, दक्षिण के कलचुरियों को हराया था, पश्चिम चालुक्यों को हराया था। ठीक है दोस्तों, चौतरफा विजय प्राप्त किया था। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय काकतीय वंश का अंतिम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक के सिपह सलार द्वारा वारंगल पर जीत दर्ज कर प्रताप रुद्रदेव को गिरफ्तार कर दिल्ली भेजा गया, जहां उसने आत्महत्या कर लिया था। आप इसे भी जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखने का प्रयास करते हैं, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, अब विचार करके बताइए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या है। ठीक है दोस्तों, कौन से कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, कौन से कथन सही नहीं। कह रहा है यह एक तुर्क गुलाम था, ये तो सही है। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, गलत। उसने लाहौर को राजधानी बनाया था। उसने तराइन युद्ध के बाद भारत में सल्तनत का विस्तार किया, यह भी सही है। ठीक है, तो केवल दूसरा गलत है, केवल दूसरा गलत है, बी वाला सही हो जाएगा। अब व्याख्या देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क गुलाम था और उसने भारतीय प्रदेशों का उत्तराधिकारी 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के बाद मिला था, अतः कथन एक सही है। और ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, उसने दिल्ली को कभी राजधानी बनाने का रुख नहीं किया, अतः कथन दूसरा गलत था। और ऐबक को तराइन के युद्ध के बाद गोरी ने भारत में सल्तनत के विस्तार हेतु नियुक्त किया था, अतः कथन तीसरा भी सही था। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखने का प्रयास करते हैं, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्टतः क्लियर हो जाएंगे कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कह रहा भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो आप सभी लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक जो एक तुर्क गुलाम था, उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक ने 1206 में 1210 तक शासन किया, ये जानते रहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, करा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई थी, तो आप सभी लोग जानते हैं चौगान या पोलो जैसा एक खेल होता था, घोड़े से गिर करने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान आधुनिक पोलो की भांति क्या खेल होता था, खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण चोट लगने से इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति हो गया था, घोड़े से गिर गया, मर गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इल्तुतमिश के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, विचार करके बताइए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है। उसने तुर्कों की भारत विजय को अस्थायित्व प्रदान किया, पहला वाला तो सही है दोस्तों। और कह रहा है ख्वारिज्म शाह के खतरे को टालने हेतु उसने लाहौर के लिए कूच किया, यह भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही, किसमें सी में, तो सी विल बी द राइट आंसर। व्याख्या देखिए तब चीजें अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। कह रहा है 1210 में ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश को तुर्कों की भारत विजय को अस्थायित्व प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है, अतः कथन एक सही है। और कह रहा है इल्तुतमिश आरंभिक वर्षों में उत्तर पश्चिम पर जीत हासिल करना चाहता था, परंतु गजनी पर ख्वारिज्म शाह की विजय ने उसकी चिंता बढ़ा दी थी, अतः ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया था। अतः खतरे को टालने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर के लिए कूच किया और उस पर कब्जा कर लिया था, अतः कथन दूसरा सही था। ठीक है दोस्तों, पहला और दूसरा दोनों सही था। हमने आपको थोड़ा सा व्याख्या करके डिटेल में भी बताने का प्रयास किया। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 25 देखने का प्रयास करते हैं, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में सारी चीजें हैं क्या। ठीक है दोस्तों, कह रहा है ख्वारिज्म साम्राज्य के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि कौन कौन से सही है। कह रहा है ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, ये सही है। 1218 ईस्वी में मंगोलों ने इसे नष्ट कर दिया था। हाँ, 1218 ईस्वी में ख्वारिज्मों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिए थे, कौन, मंगोलों ने। तो पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, तो किसमें है यह प्रश्न, यह ऑप्शन किसमें है,
तो पहला दूसरा दोनों सही है दोस्तों, पहला दूसरा सी में है तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, ख्वारिज़्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था, उसकी पूर्वी सीमा सिंधु नदी तक फैली हुई थी, जो इल्तुतमिश की चिंता का कारण थी, अतः कथन पहला वाला सही था। 1218 में ख्वारिज़्म साम्राज्य को मंगोलों ने नष्ट कर दिया और एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमा चीन से लेकर के भूमध्य सागर तथा कैस्पियन सागर से लेकर के जक्सार्टिस नदी तक फैली हुई थी, अतः कथन दूसरा सही था। जक्सार्टिस नदी जो है दोस्तों मध्य एशिया में था। मध्य एशिया में तो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने तान वाले क्षेत्र होते हैं उसी को मध्य एशिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखने का प्रयास करते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी किसने धारण किया था? तो ईवाज ने धारण किया था। जब इल्तुतमिश पश्चिमी इलाकों पर ध्यान दे रहा था तभी बंगाल और बिहार में ईवाज ने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण की और अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। 1206 से 7 में ईवाज लखनऊती के निकट इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन महमूद के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है दोस्तों, ईवाज भी मारा गया था, आगे चल करके नसीरुद्दीन महमूद भी, जो इसका इल्तुतमिश का योग्य पुत्र होता है, यह भी मारा जाता है। ठीक है दोस्तों, मंगोलों के हमले से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखने का प्रयास करते हैं क्या कह रहा है, तब चीजें और भी आपको अच्छे से स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है वही आपका आंसर। कह रहा है, रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त करने में अमीरों और उलेमाओं को इल्तुतमिश ने रजामंद कर लिया था, ये वाला तो सही है। रजिया के शासनकाल में राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष कभी नहीं हुआ, संघर्ष तो शुरुआत हुआ था जिसके कारण रजिया मारी गई थी। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखिए, केवल दूसरा गलत है, दूसरा गलत है तो बी वाला गलत है, तो बी वाला सही हो जाएगा आंसर आपका। व्याख्या देखिए, इल्तुतमिश के सबसे बड़े एवं योग्य पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की 1229 में मृत्यु हो जाने के कारण इल्तुतमिश को अपना उत्तराधिकारी चुनने की चिंता सताने लगी थी। उसके अन्य पुत्र राजगद्दी के लिए योग्य नहीं थे। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने अपनी योग्य पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसके लिए उसने उलेमाओं और अमीरों को रजामंद कर लिया, अतः कथन एक सही है। ठीक है, और रजिया ने 3 वर्ष तक दिल्ली में शासन किया, परंतु उसी के शासनकाल में सत्ता के लिए राजतंत्र और उन तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया जिन्हें चहलगामी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अतः कथन दूसरा सही नहीं है। दूसरा कह रहा था कि संघर्ष नहीं हुआ था, संघर्ष हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो सही था, हमने आपको बताया। अब आइए, चहलगामी 40 कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हो, वो 40 तुर्क सरदार थे जिन्हें इल्तुतमिश ने बनाया था। वो उसका कहना था कि हो सकता है अगर हमारी बेटी उतनी योग्य न हो तो ये जो 40 तुर्क सरदार हैं इनके माध्यम से कम वह जो है सत्ता संभालेगी। ठीक है, ऐसा उसने भविष्य के लिए व्याख्या करके उसके लिए विरासत बना के गया था, लेकिन परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तो विरासत काम नहीं आता है दोस्तों। व्याख्या देखिए, तब चीजें अच्छे से स्पष्ट आपको क्लियर हो जाएंगी। चहलगामी 40 अमीर तुर्क सरदारों का गुट था। इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद प्रायः 30 वर्षों का काल दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों और 40 सरदारों के गुट का संघर्ष काल रहा, अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, अतः विकल्प सी सही है। और 29 देखने का प्रयास करिए। 29 कह रहा है, रजिया का विश्वासपात अमीर याकूत कहाँ का निवासी था? तो आप सभी लोग जानते हैं अबिसिनिया का निवासी था। रजिया का विश्वासपात अमीर याकूत खान अबिसिनिया का निवासी था, जिस पर मेहरबान होने का आरोप अमीर तुर्क ने रजिया पर लगाया। रजिया ने याकूत को अमीर आखुर यानी अश्वशाला का प्रमुख जैसा सम्मानित पद दिया था। अब आइए दोस्तों, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो वह व्यक्ति था इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। ऐबक की राजधानी लाहौर से आप इसे भी जानते रहिए। बहुत बहुत आभार, आप जितने लोग जुड़े थे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।